हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या महामारी के समय चुनाव कंडक्ट करवाने चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैसे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत भारत में चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं, किए जा भी सकते हैं या नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल है। बिहार चुनाव से संबंधित इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। इसके बारे में हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। क्यों पॉलिटिकल पार्टी, जो भी राजनीतिक दल है, वो डिजिटल कैंपेनिंग का विरोध कर रही, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जब चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे तो वैसी कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना होगा, इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे। एंड अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, भारत उन देशों से क्या सीख सकता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और एक अच्छा सा संतुलित कंक्लूजन देके हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा है क्या। तो बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहना था कि इस महामारी के समय में चुनाव नहीं होने चाहिए देश में। तो इसको लेके कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि देखिए, कोरोना वायरस 2 साल तक कहीं नहीं जा रहा। वैक्सीनेशन आने के बाद भी वी हैव टू लिव विद इट। इतने लंबे टाइम के लिए हम इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसको स्थगित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र और संघवाद यानी कि डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट होगा, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कंपोनेंट है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में हो जाएगा जो इस महामारी के समय में इलेक्शन कंडक्ट करेगा। और वैसे भी सिंस जून राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइन का फॉलो की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए। बट अगेन, जो राज्यसभा की या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होती। तो जो रियल टेस्ट है, जो उनका जो असली परीक्षा है इलेक्शन कमीशन की क्षमताओं का, वो बिहार के चुनाव में ही होगा। और जहाँ तक बात रही कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो पिटिशन्स है वो दायर किए गए थे कि चुनाव नहीं होने चाहिए, तो उन सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 एक वैलिड रीज़न नहीं हो सकता इलेक्शन को रोकने का। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है उसको सपोर्ट किया है। तो अब हम समझते हैं कि क्या भारत में इलेक्शन जो है वो स्थगित किए जा सकते हैं, क्या पोस्टपोनमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले जो समझते हैं कि इसका मैंडेट जो है वो किसके पास है। तो एज ऑब्वियस ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो देखिए, अंडर आर्टिकल 85 एंड 174 लोकसभा और विधानसभा, इसका जो टर्म है, इसकी जो अवधि है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये तभी होगा जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है वो ये है कि कोई भी टर्म लोकसभा या विधानसभा का, उसके डिसोल्यूशन से पहले ही, उसके 6 महीने पहले ही आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने होंगे, ताकि जब ये डिसोल्यूशन हो तब आपके पास एक नई सरकार हो उसकी जगह लेने के लिए। ठीक है। और यदि डिसोल्यूशन जो है वो 5 साल की अवधि पूरी करने से पहले ही हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन विद इन 6 मंथ्स यानी 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाती है और नई सरकार जो है वो सत्ता में आती है। ये हमारा नॉर्मल सिचुएशन। तो क्या जो है वो स्थगित किया जा सकता है इलेक्शन, ये है सवाल। तो देखिए, किया जा सकता है लेकिन बहुत सारे इफ़ एंड बट्स के साथ। पहला इफ़ कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है तभी जो है वो स्थगित किया जा सकता है। इसमें भी 2 रूल हैं। राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उनको तो स्थगित किया जा सकता है फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है जब आप लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि लोकसभा और विधानसभा का जो अवधि है वो 5 साल का होगा। तो आपको इस अवधि, जब ये डिसोल्यूशन होगा उससे पहले ही जो नई सरकार है वो चुनी हुई होनी चाहिए जो इसकी जगह लेगी। फिर भी कुछ पावर है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पोस्टपोन कुछ टाइम के लिए कर सकती है, पर ये नहीं कर सकती। डिसोल्यूशन से पहले तो नई सरकार चुनी हुई होनी ही चाहिए। बट येस, नोटिफिकेशन के बाद वो टाइम एक्सटेंड कर सकती है कुछ दिनों के लिए। तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसका सेक्शन 153 जो है वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि वो कुछ दिनों के लिए जो है वो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। पर ये जो एक्सटेंशन होगा, ये स्थगित करेंगे, इसका भी डेट जो है वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के नॉर्मल डिसोल्यूशन से
पहले ही आपको इलेक्शन कंडक्ट हो जाने चाहिए। आप कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो ये जो टाइम लिमिट है आपका, इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा इलेक्शन कमीशन ने किया भी था इन द ईयर 1991। आपको याद होगा राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उनका असैसिनेशन हो गया था। उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे, कैंपेनिंग हो रही थी। तब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो पावर है अंडर आर्टिकल 324 एंड अंडर सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंतर्गत उन्होंने जो उस टाइम के जो इलेक्शंस थे उसको पोस्टपोन कर दिया था। और जो सेक्शन 153 के अंतर्गत जो उनको पावर दिया गया है कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं जब इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो उन्होंने नोटिफाई कर दिया हो। इलेक्शन के शेड्यूल नोटिफाई करने से पहले आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। और अगर आप पोस्टपोन करेंगे भी तो लोकसभा और विधानसभा को जो नॉर्मल डिसोल्यूशन है उसके टाइम लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको विद इन दैट 6 मंथ पीरियड में आपको इलेक्शंस ले लेने हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो पोस्टपोनमेंट है उसका कोई बेसिस है क्या। तो देखिए, इसका कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है, ठीक है। कुछ ग्राउंड है जहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि अंडर आर्टिकल 172 कहा जाता है कि जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो तब जो है वो इलेक्शन 1 साल के लिए जो है वो पोस्टपोन की जा सकती है, इन एडिशन टू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी इज़ लिफ्टेड। मतलब इमरजेंसी है वो हट गई और उसके बाद जो है जब आपका इमरजेंसी है तब आप 1 साल के लिए जो है वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिए। इमरजेंसी हट गई तो आपको 6 महीने वैसे भी चाहिए, किस चीज़ के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए। तो इतने टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और आपको मालूम है कि इमरजेंसी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के ग्राउंड पे ही लगाई जा सकती है, किसी पैंडेमिक के ग्राउंड पे नहीं लगाई जा सकती। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है अभी पोस्टपोनमेंट करने का। अगर आपको पोस्टपोनमेंट करना है, अगर आपको स्थगित करना है तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे। और शायद यही रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन इस चुनौती को एक अवसर के तौर पे देख रही है, अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को डिफ़र कर सकती है? तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो इलेक्शंस हैं वो जो उनका स्केड्यूल है उसी के मुताबिक जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है अभी की परिस्थिति में कि अगर सिंगापुर, साउथ कोरिया और श्रीलंका जैसे देश इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं तो हमें भी क्षमता है कि हम भी इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं, जितने भी प्रिकॉशंस है उसको लेते हुए। और इलेक्शन कमीशन इसी के मद्देनज़र जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। और जो बिहार है वो पहला ऐसा राज्य होगा जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान चुनाव में जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वैसे कौन से दिशा निर्देश हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ये जो दिशा निर्देश, ये जो गाइडलाइन है वो बेस्ड हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो भी व्यूज़ और सजेशंस हैं उनके द्वारा उस पर ये सारे की सारे गाइडलाइंस जो है वो बेस्ड है। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनके जो भी गाइडलाइंस हैं उसको भी इसमें शामिल किया है। और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उसको भी इस दिशा निर्देश में शामिल करने की कोशिश की गई है। तो जो जनरल गाइडलाइन है पहले हम उस पर नज़र देते हैं। हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि चुनाव के जो अलग अलग जो चरण होते हैं उन अलग अलग चरण के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल गाइडलाइंस क्या है। तो सबसे पहला तो वही जो नॉर्मल है कि जितने भी लोग हैं जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उन सबको फेस मास्क पहनना है। अगर नहीं है तो अथॉरिटी के द्वारा उनको दिया जाएगा। जो जहाँ पे चुनाव होंगे, जो पोलिंग एवेन्यूज़ है या जो बूथ है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन किया जाएगा। पोलिंग बूथ पे थर्मल स्कैनर, सैनिटाइज़र, सोप, वाटर, इस सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी। और एक नोडल हेल्थ ऑफिसर होगा स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, ताकि वो देख सके कि जितने भी गाइडलाइंस हैं हेल्थ के मद्देनज़र उनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब हम बात करते हैं जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश है। तो उनका जो ट्रेनिंग होता है वो जो है वो ऑनलाइन होगा, वर्चुअली होगा। और एक लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल होंगे, जो स्टाफ होंगे जो भी चुनाव का कार्य देखते हैं, उनको एक लार्ज नंबर जो रखा जाएगा स्टैंड बाई पे, कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उनके लिए एक रिप्लेसमेंट जो है वो पहले से हमारे पास एक रिजर्व हो उनका, ताकि चुनाव कंडक्ट कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। और वैसे भी कहा जा रहा है कि इस बारी चुनाव ज़्यादा महंगे होंगे क्योंकि हमें वर्कफोर्स, जो इतने भी लोग होते हैं, जो पोलिंग स्टाफ्स होते हैं वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है।
तो हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए। दूसरा जो गाइडलाइंस है वो नॉमिनेशन यानी कि जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन की गई है। सिर्फ 2 लोग ही कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार हैं उसके साथ चल सकते हैं अगर उन्हें अपना नामांकन जो है वो सौंपना है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, नामांकन जब कोई सौंपने आएगा कोई उम्मीदवार या फिर अगर वो किसी को सिंबल एलोकेट कर रहे हैं तो उस टाइम ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जितने भी नॉर्म्स है उसका ये फॉलो करें। अब जो पोलिंग स्टेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जो जो इलेक्टर्स होते थे पहले वो 1500 के आसपास होते थे, इनकी संख्या को कम कर दिया गया है इन 1000। और जो पोलिंग स्टेशंस होंगे उनको जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा और जो अदर जो नॉर्मल से जो प्रिकॉशंस है वो सारे लिए जाएंगे। और अगर किसी का जो बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल स्कैनर होगा, तो अगर मान के चलिए आप गए वहाँ पे, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत है तो 2 बारी टेस्टिंग होगी। तो फिर आपको जो है एक टोकन या सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जब सबकी वोटिंग हो जाएगी तब आप वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाएगा कि आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है। और जो कोविड-19 के जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, तो जो भी क्वारंटाइन कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वोटिंग जब अंतिम जो आवर्स होते हैं उस टाइम पे हेल्थ अथॉरिटी के सुपरविजन में वो अपना वोट डाल सकते हैं। और जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे भी अलग अलग जो गाइडलाइंस है वो दिए गए हैं कि अगर कोई एरिया जो है कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहाँ के वोटर्स किन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उसके बाद जो पोस्टल बैलेट की जो फैसिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। पहले ये सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग लोगों के लिए दी जाती थी, जो 80 वर्ष से ज़्यादा होते थे उनको ये प्रोवाइड की जाती थी। और जो एसेंशियल सर्विसेज यानी कि जैसे कि आर्म फोर्सेज में है जो नहीं दे सकते, तो वो लोग जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना जो वोटिंग राइट उसको एक्सरसाइज करते थे। इस बार ही इसको एक्सटेंड किया गया है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव है उनके लिए और जो क्वारंटाइन में है उनके लिए, मतलब ये दोनों कैटेगरी के लोग भी जो हैं इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है, जो चुनाव प्रचार होता है उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि डोर टू डोर कैंपेन यानी घर घर जाके जो पहले कैंपेनिंग होती थी, जो नेताओं का जो झुंड जाता था वो अब सिर्फ 5 लोग ही जा पाएंगे, इंक्लूडिंग दैट उम्मीदवार, ठीक है। और जो उनका कॉन्वॉय होता था जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल थे उनको नहीं शामिल किया गया है, मतलब 5 लोग होंगे और सिक्योरिटी पर्सनल अलग। और एक और चीज़, जो उनका जो काफिला निकलता था, जो गाड़ियों का जो रोड शो निकलता था उसके बीच में कहा गया है कि 5 गाड़ी, मतलब ऐसे होता था कि कंटिन्यूअस गाड़ियाँ चल रही है तो अगर 5 गाड़ी है तो उसके बाद एक गैप होना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी गाड़ियाँ आएंगी। और जो इलेक्शंस की जो मीटिंग्स होंगी जो कंडक्ट की जाएंगी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, वो भी कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए किया जाएगा। एक सुविधा ऐप है जिसका जो यूज़ है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करेंगे, ताकि जो पब्लिक गैदरिंग है, वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, बाकी सारी चीज़ों का वो ध्यान रख सके। अब हम बात करते हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो डिजिटल कैंपेनिंग का विरोध क्यों कर रही हैं। तो द फर्स्ट रीज़न जो इस विरोध का है वो ये है कि जो भी नेशनल पार्टी है, लेट्स जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनके पास वैसे भी ज़्यादा संसाधन है, इनके पास कैडर ज़्यादा है, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके पास ऑब्वियसली कम पैसे होंगे और कम उनका कैडर होगा। तो ये अगर हम वो जो है वो तुरंत जो है वो खुद को अडाप्ट कर सकती है, वो वर्चुअल रैली कंडक्ट कर सकती है, गैदरिंग कर सकती है, उनके पास है कि वो तुरंत स्विच कर सकती है। बट जो क्षेत्रीय पार्टी है वो स्ट्रगल कर रही है। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड था, मतलब जो समान जो एक मंच प्रदान था कि सब लोग एक समान थे, वो यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस ये किसको लाभ दे रहा है, जो रिसोर्स रिच पार्टीज़ हैं उनको ये ज़्यादा लाभ देगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा संसाधन है। उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरी चुनौती है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी जो डिजिटल कैंपेनिंग जो सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे जो कैंपेनिंग होती है एड के थ्रू, ये वैसे भी वहाँ पे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता था, जो इलेक्शन कमीशन को उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी। और अभी जब पूरा का पूरा रैली ही वर्चुअल होगा, बाकी सारी चीज़ें टोटली डिजिटल होने वाली है, तो ये इलेक्शन कमीशन किस तरह से इन सब चीज़ों पे रोक लगाएगी, कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इंश्योर किया जाएगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको फॉलो करें, ये एक देखने वाली बात होगी। और जो वर्चुअल रैलीज़ है उसका डोमिनेंस होगा, तो जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि जो ये स्विचिंग होगी कि आपको टेक्नोलॉजी, पहले आप क्या करते थे, एक ट्रेडिशनल वे होता था, लोगों की गैदरिंग होती थी, अब ये वर्चुअल रैली होगी, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्ट्रगल कर रही हैं वे स्विच करने में, परिवर्तन करने में। तो इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। पर जो मेन फैक्ट है वो यही है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड था वो इससे डिस्टर्ब होगा। जो रिसोर्स रिच पार्टियां हैं
जैसे कि नेशनल पार्टीज़, उनके लिए ये लाभकारी होगा, क्षेत्रीय पार्टी के लिए ये नहीं होगा। अब हम जो है इसके जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे जो ऑब्वियस जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो ये आता है कि अगर इस टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो चांसेस है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। दूसरा जो पूरा का पूरा जो चुनौती है वो पोस्टल बैलेट को लेके है। वैसे भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आप इसमें एक ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, नई कैटेगरी को आप इसमें शामिल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो जो वोटर्स है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसका मिसयूज़ कर सकती है। जो तीसरा पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया अभी, डिजिटल कैंपेनिंग। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जो रिसोर्स रिच पार्टी है, उनको ये ज़्यादा लाभ देगा। और ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जो भी डिजिटल कैंपेनिंग होगी तो ये हमारे पास क्या है, डिजिटल डिवाइड। वी ऑलरेडी नो कि अर्बन इंडिया एंड रूरल इंडिया यहाँ पे अलग अलग होता है। तो जो अर्बन इंडिया के लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे उनका प्रेजेंस होता है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। तो वहाँ से तो उनको पता चलेगा कि जो सत्ता मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो या फिर वो हमें क्या प्रॉमिस कर रही है। लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं, अगर नेता उनके घर के आगे नहीं आएंगे, अगर रैलियाँ नहीं होगी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो किसको वोट दें किसको ना दें। जो सरकार जो प्रॉमिस करी वो तो वहाँ तक जाएगा ही नहीं ना। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ये एक चैलेंज होने वाला है। हो सकता है कि जो भी गांव देहात के लोग हैं उनके जो वॉइस है, उनकी जो मांग है वो पहुँचे ही ना। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या हुआ, इस इलेक्शन में उनकी पूरी की पूरी भागीदारी नहीं हो पाएगी। जो तीसरा है वो इसी से कनेक्टेड है, डिजिटल कैंपेनिंग से ही। तो देखिए, एक ऑलरेडी वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स है जो इलेक्शन कमीशन जो भी सोशल मीडिया जाइंट्स है जैसे कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, उन सब के द्वारा कोलैबोरेट करके इसको ये फॉलो करवाती है सोशल प्लेटफॉर्म पे। पर दिक्कत यही है कि इस बार सारी चीज़ें क्या होगी, डिजिटल होगी। रैली डिजिटल होगी, मीटिंग डिजिटल होगी, ट्रेनिंग डिजिटल होगी। तो इस ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए, वो किस तरह से ये जो वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स है इसको फॉलो करवाती है। होता क्या है ना कि लेट्स जस्ट से कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कोई ऐड दिया या फिर मतलब इलेक्शन के दिन जब आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते, पर सोशल मीडिया पे तो उतना निगरानी होता नहीं, तो वो आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप वोट जाके दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, तो दैट इज़ रॉन्ग। बट क्योंकि आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो अगर आप करेंगे तो अंडर दिस वॉलेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये ऑर्डर देती थी कि आप इस तरह की जो प्रॉब्लमेटिक पोस्ट है उसको आप डिलीट कीजिए। तो अब जो है ये बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इलेक्शन कमीशन पे। और ये देखने वाली बात होगी, सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो डिजिटल है इसको ये कैसे कंट्रोल करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे ये अप्लाई करवाते हैं। जो नेक्स्ट चैलेंज होगा वो ये होगा कि हो सकता है क्योंकि कोरोना का वैसे भी भय बहुत ज़्यादा है तो लोग वोट देने बाहर ही ना निकले, तो पुअर वोटर टर्नआउट हो सकता है। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन जो स्वीप है, यानी कि जो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, उस प्रोग्राम का यूज़ कर सकती है, क्रिएटनेस मतलब अवेयरनेस को क्रिएट कर सकती है। बट ऐसा माना जा रहा है कि जो वोटर टर्नआउट है वो कम ही रहेगा। और एक और चीज़ जो ऑब्वियस हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि हम इतने सारे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो आर्थिक बोझ है, वो इलेक्शन कमीशन पे बढ़ने वाला है। वैसे भी चुनाव जो है वो बहुत ही महंगी प्रक्रिया होती थी, और क्योंकि हम इतने सारे रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा महंगा होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि भारत जो है वो बाकी देशों से क्या सीख सकता है। तो देखिए, इस महामारी के दौरान टोटल 34 कंट्रीज़ में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साउथ कोरिया और श्रीलंका का रहा है। और जहाँ से भारत का जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी प्रेरणा लेने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो उन्होंने अपने 28 साल के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट उनका रहा है, 66.2%। ये इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने ग्राउंड पे उतारा। जैसे कि जो भी सैनिटाइजेशन हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म हो, मास्क हो, प्रिकॉशनरी मेजर हो, उन सब का उन्होंने ख्याल रखा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं या फिर जो भी कोरोना पॉजिटिव है या सेल्फ क्वारंटाइन के जो लोग हैं उनको उन्होंने वोटिंग अधिकार से वंचित कर दिया, नहीं, उनका भी उन्होंने ख्याल रखा। जिसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी शामिल किया है कि वो सबसे लास्ट में वोट दे सकते हैं या फिर बैलेट के थ्रू दे सकते हैं। जो जो पॉजिटिव वन है वो बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हैं, जो क्वारंटाइन है वो जो अंतिम में है वोटिंग
वो दे सकते हैं। तो ये यहीं से लिया गया है, साउथ कोरिया से। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने एक इनोवेटिव मेथड ये किया कि इलेक्शन में जाने से पहले उन्होंने एक मॉक इलेक्शंस लिया। जैसे कि इंटरव्यू से पहले हम मॉक इंटरव्यू देते हैं देखने के लिए कि कहाँ पे हमारी कमी है या फिर कहाँ पे हम लैक करें, इन द सेम वे उन्होंने मॉक इलेक्शन लिया ये देखने के लिए कि क्या समन्वय स्थापित हो पा रहा है या नहीं, या फिर हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये एक्चुअल इलेक्शन में गए। तो इस तरह का चीज़ इंडिया में किया जा सकता है। तो कंक्लूजन निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि देखिए, कोविड-19 का प्रभाव सब पे रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और अब इलेक्शन कमीशन का जो मोटो है, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, ये इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो इस चुनौती को एक अवसर में बदले और ना सिर्फ हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करे, बट साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके हेल्थ का ख्याल रखते हुए ये पूरे के पूरे इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।